यस दिख रही है। Okay. Okay, so in the last lecture we have discussed about in the last lecture we have discussed about erythroblastosis fetalis, and that we have seen that if mothers is having Rh negative blood, then the first child is normal, but at the delivery of second child, there is chances of getting killed due to hypoxia or jaundice due to Rh incompatibility. Now we will study about the treatment of it. The treatment is कि जैसी मम्मी फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी कोई भी फीमेल करती है आर एच एंटीबॉडी वाली This फीमेल, call उसी is टाइम now पे हम being उन्हें recorded. एक एंटीबॉडी के लिए एक वैक्सीन डालते हैं, रोगम वैक्सीन, जो एंटी आर एच एंटीबॉडी एक्ट करती है। जो एंटीबॉडी मम्मी बनाती है वो उसको ओपन कर देती है या उसको फॉर्म करने से रोकती है। ये वैक्सीन का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, now we will study about blood coagulation. What is blood coagulation? Basically, blood coagulation means clotting of blood. हमें पता है कि जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स को एक छोटा सा भी कट लगता है तो कुछ टाइम के बाद हमारा ब्लड स्टॉप हो जाता है। ये जो एक्टिविटी है इसको ब्लड ब्लड वेसल एक ब्लड के अंदर डेली होते हैं, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन थे। प्लाज्मा जो है वो एंटीकोगुलर एक्टिविटी ब्लड एंड फ्लोइंग, बट सर जैसे आपकी मिलता है आवाज सही नहीं हेलियम। आ रही है, मे बी नेटवर्क इशू है या फिर बैटरी का इशू है। ये बीच में बैटरी का सिंबल भी आ रहा है, देखो अभी स्क्रीन पे ही आ रहा है। आपकी अभी आ आवाज रहा है क्रैक हो रही है, क्रैक हो रही है आवाज, सही से नहीं आ सर, रही। जस्ट अ सेकंड सर। जस्ट अ सेकंड सर। हेलो। जब
Hello, am I audible? Hello, am I audible? Hello, sir, am I audible? यस सर। जैसे स्क्रीन क्लियर दिखने लगे आप मुझे एक बार बोल देना सर, ठीक है? अभी दिख रही है सर? ओके। हाँ, स्क्रीन क्लियर दिख रही है अभी? यस, कंटिन्यू। ओके सर। जैसे इन्हें डैमेज और एक हेपेरिटी को ब्लॉक करने तथा बेसो को साइट्स के अंदर बेसोफिल है। तो बेसोफिल का फंक्शन जो था वो था हिस्टामाइन सीक्रेट करना, और हिस्टामाइन है वो एंटी एक्टिविटी रहता है। अब क्या जो भी वो सारे के फॉर्म in form, and that in is due to heparin। जब होती है हमें प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स और जाते हैं और जो टिश्यू डैमेज होता है वो दोनों मिलकर एक थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस जो है वो हेपेरिन को इनएक्टिवेट करता है, प्लस थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम के प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को अगर आपको याद होगा प्लाज्मा प्रोटीन में हमने 4 प्रोटीन्स पढ़े थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम आयंस के प्रेजेंट में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। कभी भी प्रोथ्रोम्ब शब्द लिख या कभी प्रीफिक्स में आपको प्रो या मतलब सिग्निफाइज दैट और वो हो
या एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्रोटीन जो परसेंट की क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, तो वो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो थ्रोम्बोकाइनेस की वजह से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। थ्रोम्बिन जो है वो कैल्शियम के प्रेजेंट में, इसमें कैल्शियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग फैक्टर में। कैल्शियम के प्रेजेंट में अगेन किसमें कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन के अंदर। टू फिर उसने दूसरे या दूसरे किया, इससे को कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड में क्या होता है, जो गेम खेलते हैं एक चीज गिराओ तो फिर उसके दूसरी चीज जाती है। दैट आपको ये क्वेश्चन आता है कि इसको कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करवाया, फिर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाया। अब फाइब्रिन पहले वाटर होता है, पर वो एक्टिव हो जाता है। फाइबर जो है वो इनबल है, हमें सॉल्व अटैच हीलिंग हो जाए। जब भी हमें है लास्ट तो करती है इन अगर किसी का कटिंग हो रही है दैट इज नॉर्मल, कोई नहीं, मतलब चीटिंग ऑर्डर के पास क्लॉटिंग नहीं होगी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैल्शियम की कमी है। तो टाइम प्रोटीन होता है, क्लॉटिंग होता है, क्लॉटिंग का ये में कर हुआ है क्लॉटिंग जो लीव तक ऑर्डर हो जाए, तो फिर लीवर के अंदर इमीडिएटली क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी साइमल्टेनियसली हो जाता है।
हेलो सर, स्क्रीन विजिबल है अब? हेलो, स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर। तो कल पाथवे का आर्टरी, उसके बाद वेन्स और ट्रैवल करती है, जो आपको आपकी वॉइस क्रैक हो रही है सर। कॉल कि वाली स्क्रीन आ रही है, कॉलिंग जहाँ मीट कॉल चल रही है, लाइव क्लास। ये नहीं दिख रहा है हाँ, क्या आ आपको? गई। यस यस। दिख रहा है? हेलो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। स्क्रीन दिख रही है सर अब? यस सर। ओके। तो हम आर्टरीज और वेन्स के बीच में बात कर रहे थे। तो आर्टरीज और वेन के बीच में आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये क्या होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरे लिम्फेटिक सिस्टम का एंड टू एंड कनेक्शन है। तो कैपिलरी से वो एक थ्रू लिम्फ वेसल शुरू होती है, वाया लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक डक्ट के मदद से इट ओपन्स इनटू वेन्स। अब ये सिस्टम हमें क्यों चाहिए?
तो जैसे मैंने बोला कि अगर हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई ट्रॉमा के वजह से हमें जो स्वेलिंग आती है, तो वहाँ पे वो जो स्वेलिंग है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है जो ब्लड में से बाहर, सेल के बाहर जो इंटरस्टिशियम होता है, खाली स्पेस, वहां पे आके बैठा है। अब वो इंटरस्टिशियम के अंदर जो खाली स्पेस है, अगर फ्लूइड ज्यादा क्वांटिटी में, हमारा ब्लड 5 लीटर है, अगर वो 30% से ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो देयर इज चांसेस ऑफ फॉल इन बीपी एंड फॉल इन ब्लड वॉल्यूम। अब फिर से ब्लड वॉल्यूम के अंदर ये फ्लूइड को हमें पहुंचाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली वो ब्लड में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एंड ये जो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड है उसका प्रेशर, क्योंकि वो एक ही जगह पे है, तो उतना प्रेशर नहीं होता है। अब उसको फिर से वहां पहुंचाने के लिए इंटरस्टिशियम के अंदर एक ट्रैक होता है या एक छोटा सा साइनस होता है। फ्रॉम दैट साइनस सारा का सारा फ्लूइड लिम्फ वेसल्स के थ्रू पास होता है। अब बैक्टीरिया जो है ऐसी चीजें ढूंढते रहता है। बैक्टीरिया ब्लड में जब फ्लो कर रहा है तो स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो रेप्लिकेट करने में उसको दिक्कत हो रही है, पर जैसे ही इंटरस्टिशियम में बैक्टीरिया पहुंचता है तो वहां पे फ्लूइड रुका हुआ है, तो बैक्टीरिया को यही कंडीशन चाहिए, स्टैटिक कंडीशन, वहां ज्यादा डब्ल्यूबीसीज ना हो, तो इंटरस्टिशियम के अंदर वो अपने टॉक्सिन्स बढ़ाने लगता है। उसी टाइम डब्ल्यूबीसी जो है उसको डिटेक्ट करते करते माइक्रो पुलिसमैन और माइक्रो पुलिसमैन, मतलब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, वो दोनों भी पीछे से आते हैं वाया मूवमेंट। यहाँ पे नीट में क्वेश्चन बनता है कौन से मूवमेंट के थ्रू आते हैं, डायएपिडाइसिस के थ्रू। कौन से मूवमेंट के थ्रू, डायएपिडाइसिस के थ्रू। नाउ डायएपिडाइसिस के थ्रू जब वो आते हैं तो डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया दोनों को लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर मेमोरी बी सेल्स, जो हमने पढ़े थे, बी लिम्फोसाइट्स में मेमोरी बी सेल्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स में भी मेमोरी बी सेल्स होते हैं। मेमोरी बी सेल्स उन बैक्टीरिया को देखते ही जो न्यू फॉर्म्ड डब्ल्यूबीसीज हैं उनके पास भेज देते हैं, जहाँ पे फैगोसाइटोसिस हो जाता है। तो लिम्फ नोड्स हमारे इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी न्यू डब्ल्यूबीसीज ब्लड में सर्कुलेट करते हैं वो फैगोसाइटोसिस सीखने के लिए कई बार लिम्फ नोड्स में आते हैं। अब एक बार लिम्फ का फ्लूइड क्लियर हो गया, फिर उसको लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे भेज दिया जाता है, बैक टू वेन्स। आर्टरी में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि आर्टरी हैज अ ह्यूज प्रेशर और आर्टरी के अंदर डायरेक्टली ब्लड इंसर्ट नहीं कर सकता, जबकि वेन में कोई प्रेशर नहीं होता है, वेन का फ्लो भी काफी स्लो होता है, तो आराम से ये जो फ्लूइड है वेन में जा सकता है। तो ये जो बैकअप मैकेनिज्म है कि फ्लूइड को ब्लड के बाहर जाने के बाद फिर से ब्लड के अंदर लाना, ये जो सिस्टम है इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स which drains back the fluid to major veins. The fluid is traveled through this fluid system is called as lymph. It is colorless, याद रखना है, उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। जैसे हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर जो रेड दिखता है, बट इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, इसलिए वो कलरलेस दिखता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट दे आर कलरलेस। हाँ, इसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं बट कंपेयर टू ब्लड बहुत कम होते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या नहीं होता है, एक ना रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब ना आरबीसीज होती हैं और ना ही प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो टुगेदरली किससे बना है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू बना है। फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज बहुत सारी जॉइन करके लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो लिम्फ नोड्स बनाते हैं। लिम्फ नोड्स डक्ट्स के थ्रू कहाँ पे ओपन होते हैं, हमारे बॉडी में दो मेन डक्ट्स के थ्रू जो ओपनिंग है वो दो जगह पे होती है। एक राइट लिम्फेटिक डक्ट जो आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, और लाइट लिम्फेटिक डक्ट सिर्फ हमारा एक नेक रीजन से लेके हाफ चेस्ट रीजन राइट साइड का ड्रेन करता है, जबकि जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है वो पूरी बॉडी को ड्रेन करता है। तो मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट और राइट सबक्लेवियन वेन में राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट ओपन होते हैं वेन में। तो जो मैंने आपको पाथवे बोला उसमें वेन कौन सी है, एक साइड लेफ्ट है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और एक साइड है राइट सबक्लेवियन वेन।
और ये दोनों फिर ओपन कहाँ होती है डायरेक्टली, वेना कावा, और वेना कावा के थ्रू वो कहाँ पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा, वेना कावा के थ्रू डायरेक्टली वो हार्ट में पहुंच जाएगा। ओके, तो ये जो सिस्टम है वेना कावा के थ्रू हार्ट में पहुंच जाने का, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ फंक्शन क्या है लिम्फ का, हमें क्या फायदा है लिम्फ से, तो लिम्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में काम आता है, प्लस फ्लूइड को बैक बॉडी के अंदर पहुंचाने में काम आता है। और आपको पता होगा हमारे बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, दे कैन नॉट ट्रांसपोर्ट बाय देयर ओन। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, क्योंकि लिपिड और वाटर का 36 का आंकड़ा है, तो वो डायरेक्टली नहीं जाते हैं, वो इसी लिम्फ के थ्रू वाया लैक्टिल्स जाते हैं। लैक्टिल्स आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइन के अंदर, माइक्रोविलाई के अंदर होते हैं, तो लैक्टिल्स के थ्रू वो लोग लिम्फ के पाथवे के थ्रू होते हुए ब्लड के अंदर जाते हैं या वेन के अंदर जाते हैं। ओके, तो ये पाथवे है फॉर लिम्फेटिक। 3 मेन फंक्शन है, एक तो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करना, एक इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी कैसे मिलेगी मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी के लिए हमारे जो न्यू WBCs हैं वो फैगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी यहाँ पे ही सीखते हैं, इसके लिए दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। फिर फैट ट्रांसपोर्ट है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर हम करें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट और ब्लड वेसल्स में डिवाइडेड है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें टॉपिक ही है, तो अभी तो हम ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, इसके जस्ट बाद हार्ट है। नाउ ब्लड वेसल्स की बात करें अगर, तो हमें पता है हमारी ब्लड वेसल्स में 3 नाम आते हैं, पहला है आर्टरी, सेकंड है वेन और थर्ड है कैपिलरी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी टुगेदरली फॉर्म्स द मेजर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब मैंने यहाँ पे दोनों की डायग्राम बनाए हैं, वेन और आर्टरी के। अब आप ये देखो कि वेन और आर्टरी में फर्क क्या है। अगर मैं जो टर्म्स लिखे हैं उसको छोड़ दूं तो मेन डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है, ल्यूमेन का। जो अंदर वाला ल्यूमेन है, जो अंदर वाला ल्यूमेन है, जो अंदर वाला ल्यूमेन है वो वेन के अंदर काफी बड़ा होता है, जबकि आर्टरी के अंदर वो काफी छोटा होता है। अब देख पा रहे हैं ल्यूमेन को मैंने अंदर से आर्टरी में लिखा है, वेन में नहीं लिखा है, बट वेन में वही वाला पार्ट ल्यूमेन है जो सेंटर का है। ल्यूमेन आर्टरी के अंदर काफी छोटी होती है, जबकि वेन के अंदर काफी बड़ी होती है। फिर नेक्स्ट है आउटर लेयर। वेन में आउटर लेयर काफी बड़ी होती है, जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, वो आर्टरी के अंदर काफी छोटी होती है। और मीडिया लेयर जो वेन में काफी छोटी होती है, पर आर्टरीज के अंदर काफी डेवलप और काफी बड़ी लेयर होती है, वाइड लेयर होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ट्यूनिका मीडिया, ये आर्टरी में ज्यादा बड़ी होती है, ल्यूमेन में छोटी होती है। एक्सटर्ना और ल्यूमेन वेन में ज्यादा बड़े होते हैं और आर्टरी में कम होते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकाला है कि मीडिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ल्यूमेन एंड एक्सटर्ना। इसका मतलब आर्टरी के अंदर जितना जितना बड़ा ल्यूमेन होगा उतना ही छोटा मीडिया लेयर होगा, और आर्टरीज के अंदर मेजर रोल मीडिया लेयर का है। तो मीडिया लेयर जिसमें ज्यादा बड़ी वो आर्टरी, मीडिया लेयर जिसमें ज्यादा छोटी तो ल्यूमेन और एक्सटर्ना बड़े हो जाएंगे, और ल्यूमेन और एक्सटर्ना लेयर अगर बड़े हो जाएं तो उसको हम वेन बोलते हैं। ओके, तो इसमें 3 पार्ट हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। जो इंटरना लेयर है वो काफी थिन होता है और स्क्वामस एपिथेलियम से बना रहता है। किसके थ्रू बना रहता है? स्क्वामस एपिथेलियम के थ्रू बना रहता है। वेयरएस जो एक्सटर्नल लेयर है उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एंड जो मीडिया लेयर है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। आर्टरी में मीडिया लेयर इसलिए डेवलप होता है क्योंकि आर्टरी के अंदर प्रेशर चेंज होते रहता है, और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मीडिया लेयर का डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। वही आर्टरीज को रप्चर होने से मदद करती है। जबकि जब कैपिलरी की बात करते हैं तो कैपिलरी सिर्फ एक लेयर की है, उसमें कोई भी ट्रिपल लेयर नहीं है। जैसे कैपिलरी वेन और आर्टरी के कंपेयर में सिर्फ सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि आर्टरी और वेन्स ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब ये सिंगल लेयर्ड है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर है,
जो जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम। ओके, और इसमें सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर होती है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है। तो ये था ब्लड वेसल्स के बारे में। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ के आना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन हार्ट। ओके, बस ये मीडिया लेयर वाला जो पार्ट है वो आप चाहे तो कहीं लिख सकते हो कि मीडिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ल्यूमेन एंड एक्सटर्नल लेयर। ओके, जितना मीडिया बड़ा उतना ज़्यादा आर्टरी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथफुल होती है, और जितना कम मीडिया लेयर उतना वो वेन की प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, तो एक बार जो भी हमने आज पढ़ा है वो प्लीज रिवाइज कर लेना। एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस ने एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी से, क्योंकि ह्यूमन हार्ट शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये बेसिक्स क्लियर रहे कि हार्ट में, लिम्फ में, और जो वेन्यूल्स, जो भी मैं शब्द यूज करूँ वो आपको क्लियर रहे। ओके, तो डू रीड इट वंस इन द एनसीईआरटी। नेक्स्ट लेक्चर के टाइम पे मैं आपको ह्यूमन हार्ट शुरू करने से पहले ये सब क्लियर चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।